कहते हैं कि कोई भी इकोनॉमी अच्छी मानी जाती है अगर जीडीपी में कृषि सेक्टर का रोल कम होता चला जाए, और कोई भी इकोनॉमी अच्छी इकोनॉमी मानी जाएगी अगर जीडीपी में कृषि सेक्टर में काम करने वाले लोगों की संख्या कम होती चली जाए। दोनों चीजें ध्यान से रखना है हमें। अच्छी इकोनॉमी आज के हिसाब से, हो सकता है 100 वर्षों के बाद ये चीजें बदल जाए, आज के हिसाब से एक इकोनॉमी अच्छी इकोनॉमी है अगर उसमें एग्रीकल्चर में लगे हुए लोगों की संख्या कम हो जाए, और दूसरे वो इकोनॉमी अच्छी इकोनॉमी है अगर उस इकोनॉमी में जो परसेंटेज के रूप में है वो प्राइमरी सेक्टर का योगदान कम होता चला जाए। तो प्राइमरी सेक्टर का बढ़ेगा, कम होगा तो किसका बढ़ेगा? सेकेंडरी या टर्शियरी सेक्टर का बढ़ेगा, है ना। हाँ, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। बिल्कुल, आप ऐसे देखो ना, आप ऐसे देखो कि 2% पॉपुलेशन जो है अमेरिका की, 2% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में लगी हुई है, और पूरे अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया में उसका अनाज का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन मतलब सप्लाई होता है। इसका मतलब है, वो बंद कर दो गेट, इसका मतलब है कि 2% पॉपुलेशन इतना ज्यादा उत्पादन कर रही है। तो वहां पर आपने कभी मूवी में देखा होगा, वहां पर खेतों में स्प्रे भी करना होता है तो एरोप्लेन से स्प्रे करते हैं, है ना। बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, उन मशीनों से हम खेती करते हैं। तो वहां पर क्या है? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, तकनीकी का विकास हो रहा है, तो हम उस तरह से काम कर लेते हैं। भारत में तो ये प्रॉब्लम है ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो हमारे यहाँ तकनीकी का विकास नहीं हुआ है, दूसरा हमारे यहाँ जमीनों की साइज छोटी छोटी है, वहां पर वो तकनीक काम ही नहीं करेंगे, है ना, जो जैसे अमेरिका में है। तो द्वितीयक और सेवा क्षेत्र भारत के श्रम बल के लिए आशावादी भविष्य का संकेत दे रहे हैं। एग्रीकल्चर तो आशावादी नहीं दे रहा है, लेकिन सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर हमारे लिए ठीक ठाक है। मतलब कि यह है कि जहां पर प्राइमरी सेक्टर का रोल कम होना चाहिए और सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का रोल बढ़ना चाहिए, तो वो एक अच्छा सिंबल माना जाएगा। देखो फिर से यहां पर एक अलग चीज दिखाई जा रही है। विभिन्न स्थितियों में श्रम बल के वितरण, श्रम बल का डिस्ट्रीब्यूशन, लेबर का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि पिछले 3 दशकों में लोग स्वरोजगार और नियमित वेतन रोजगार से हटकर अनियत श्रम की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब कि अगर आप 1970 से लेकर 2000 के डाटा को देखो तो एक रेशियो ये दिखता है हमें कि लोग जहां पहले या तो अपना काम करते थे या फिर वो नियमित रोजगार में थे, मतलब ऐसी जगह पर थे जहां पर उन्हें प्रॉपर तरीके से सब कुछ मिलता था, अब उस चीज से हटकर वो कहां जा रहे हैं, है ना। और ये डाटा हमने देखा है कि अभी भी यही डाटा है। 2000 के बाद अगर 2025 तक ले लो आप, तो 2025 तक का भी डाटा यही है। अब तो और अनियमित रोजगार की संख्या बढ़ती जा रही है ना। अनियमित रोजगार की संख्या, जैसे हम कई बार आपने पढ़ा होगा कि एक कॉन्सेप्ट यहां से जुड़ा हुआ है जिसे हम कहते हैं गिग वर्कर्स, है ना। एक कॉन्सेप्ट है गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। गिग वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जिनका कोई फिक्स नहीं होता है, कब जॉब में है और कब जॉब से बाहर है, कब सैलरी मिलेगी और कब सैलरी नहीं मिलेगी। इस तरह के जो वर्कर होते हैं उन्हें हम कहते हैं गिग वर्कर, अनियमित रोजगार है उनके पास। तो ये बढ़ता जा रहा है। अब ये क्यों बढ़ता जा रहा है ना। इसको बढ़ने के पीछे अगर रीजन पूछा जाए, क्वेश्चन दिया जाए कि इसको बढ़ने के पीछे, गिग वर्कर्स को बढ़ने के पीछे जो रीजन है वो क्या रीजन है, क्या रीजन हो सकता है? ज्योति सोचो सोचो, मेरे लिए भी सोचो। ऐसा हो सकता है कि जो एम्प्लॉय है, जो लोग हैं, एक से ज्यादा काम भी करते हाँ, क्यों नहीं कर सकता, कर सकते हैं। हैं, इस तरीके की जॉब कर रहे हैं और वो भी कुछ काम कर रहे ये भी हो सकता है लेकिन बहुत ही कम। हैं। शिक्षा तो बढ़ रही है ना आपकी, शिक्षा का आप कैसे कह सकते हैं? शिक्षा तो हमारी बढ़कर 85% हो गई है। नहीं, एजुकेशन तो देखो, आप ये नहीं कह सकते हो भारत में शिक्षा की कमी है ना। ये कहोगे तो सरकारी डाटा से कंट्रडिक्शन हो जाएगा ना आपका, कि सरकार का डाटा कहता है कि हमने एजुकेशन बढ़ाया है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस खोले हैं, है ना, हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बाहर रहकर पढ़ रहे हैं। तो आप ये सब कहोगे तो फिर नहीं होगा ना कि आपका एजुकेशन कम हो गया। देखो इनके पीछे जो चीज़ है, सबसे बड़ी जो चीज़ है, मैं हमेशा एक चीज़ समझो कि मार्केट में क्या है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। समझो इन चीज़ों को, गिग वर्कर्स क्यों बढ़ते जा रहे हैं। एक पॉइंट आ रहा है हाँ हाँ सर, ऐसा हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि जो गिग वर्कर्स हैं उनको कम देना पड़ता है, इससे प्रोडक्शन कॉस्ट कम होता है। हाँ, ये सबसे बड़ा रीजन है। रीजन क्या है कि जैसे मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा आता जा रहा है, तो कंपटीशन जब बहुत ज्यादा आएगा तो अभी अभी मैंने आपको बताया था, कंपटीशन ज्यादा आने से क्या होगा कि चीजें कम से कम रेट पर उपलब्ध कराई जाएंगी। 2 चीजें आज मार्केट में हो रही है ना। जो ई कॉमर्स बिजनेस है वो क्या कर रहा है, एक तो सब में होड़ लगी हुई है, कौन कम से कम रेट पर सामान उपलब्ध कराएगा,
ठीक है, क्योंकि कस्टमर की आदत बड़ी अजीब होती जा रही है ना, वो सस्ता से सस्ता चीज ढूंढता जा रहा है, कस्टमर की इनकम बढ़ती जा रही है और वो सस्ता से सस्ता चीज ढूंढता जा रहा है। तो जितने भी ये ई कॉमर्स वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, वो क्या कर रहे हैं, सस्ते से सस्ता सामान उपलब्ध करा रहे हैं। या दुकान वाले ना, देखोगे आप मार्केट में जाओगे डिस्काउंट लगा ही रहता है ना। तो एक हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग हमें सस्ता से सस्ता सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। तो जब हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग सस्ता से सस्ता सामान उपलब्ध कराया जाएगा तो क्या होगा, कंपनी का प्रॉफिट कम होता चला जाएगा, है ना। और जब कंपनी का प्रॉफिट कम होगा तो इस चीज को बहुत अच्छी तरह से हमें समझना पड़ेगा। तो कंपनी अपने एम्प्लॉय को कैसे रखेगी, तो वो एम्प्लॉय को हटा देगी, लेकिन वो एम्प्लॉय को हटा नहीं सकती है क्योंकि डिमांड बहुत बनी हुई है। तो डिमांड बहुत बनी हुई है तो वो एम्प्लॉय को हटा नहीं सकती है, कैसे हटाएगी, उसको देना ही है। तो प्रॉफिट में से ही तो पैसे देगी वो। अब प्रॉफिट उसका कम से कम होता जा रहा है तो वो क्या करेगी, दो तरह का काम करेगी। क्यों, उसे क्या करना है, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए क्या करेगी, सामान की क्वालिटी से समझौता करेगी, या तो सामान की क्वालिटी से समझौता करेगी। अब सामान की क्वालिटी आप देखोगे कि कई बार आपके घर में जो सामान आता है उसकी क्वालिटी थोड़ी सी डाउन होती है ना। आजकल तो ये भी चल रहा है कि उस पर जो लेबल लगा हुआ होता था, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, प्राइस, उसको भी मिटाने के लिए चीजें आ गई है, उसको मिटा देते हैं, उसकी जगह पर नया लगा देते हैं। हमें वास्तव में पता ही नहीं है कि हमारे घर में जो सामान आ रहा है वो किस तरह का सामान है, वो एक्सपायर्ड है या ऐसा है। तो क्या हो रहा है, कंपनी अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए सामान की क्वालिटी से समझौता करेगी, एक। दूसरा, प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए उसे ऐसे वर्कर्स चाहिए जिन्हें वो कम से कम पे करे। तो कम से कम पे करे तो क्या होगा, रेगुलर अगर आप रखोगे तो उनको सारी चीजें देनी पड़ेगी। रेगुलर अगर हम वर्कर रखते हैं तो उन्हें सैलरी देनी पड़ती है, ग्रेच्युटी देनी पड़ती है, बहुत सारे सरकार की तरफ से पैसे कटते हैं, इधर उधर बहुत सारी चीजें उन्हें देनी पड़ती है। और अगर वो इरेगुलर वर्कर्स रखती है तो उसे कुछ भी देना नहीं पड़ता है, उसे जब मन हो तब आप हटा सकते हो, है ना। तो इस तरह से क्या है कि कंपनी अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए, उत्पादन लागत को कम करने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाती है, जिसमें से एक हथकंडा होता है वर्कर्स के फॉर्मेट में। तो वो ऐसे वर्कर्स को रखेगी जहां पर उसकी लागत कम हो जाए। तो इस तरह से ऐसे वर्कर्स की संख्या डे बाय डे बढ़ती जा रही है। और ये सिर्फ प्राइवेट फर्म नहीं कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट फर्म भी ऐसा कर रहे हैं। जैसे कि आप देखोगे कि कॉलेजेस में, खासकर कॉलेजेस में, स्कूल में ऐसा नहीं होता है, लेकिन कॉलेजेस जो बड़े बड़े होते हैं उन कॉलेजेस में क्या होता है, प्रोफेसर्स की संख्या बहुत कम है। प्रोफेसर्स की संख्या कम क्यों है, क्योंकि एक प्रोफेसर को आपको 1 लाख रुपए की सैलरी से स्टार्ट होती है, उसके बाद बहुत सारी सुविधाएं देनी पड़ती है। तो सरकार क्या करती है, प्रोफेसर्स को अपॉइंट ना करके जो ट्रेनी प्रोफेसर हैं, जैसे जिनसे सरकार रिसर्च करवाती है, वहीं से क्या करती है, पढ़वा लेती है। तो जो काम हमारा 2 लाख में होने का है वो काम हमारा 50,000 रुपए में हो जाता है। तो ये वो भी जिन्हें सरकार रिसर्च वर्क में पैसे देती है, जिन्हें सरकार टाइम पास तरीके से काम करवा रही है ना, इससे कॉलेज का एजुकेशन लेवल भी प्रभावित होता है। तो हमेशा ऐसी चीजों से क्या होता है, क्वालिटी से कंप्रोमाइज होता है। तो आज बाजार में गिग वर्कर्स की संख्या इस रीजन से भी बढ़ती जा रही है। समझ है ना, कंपनी का मुनाफा कम हो रहा है, लेकिन कंपनी को अपने आप को सस्टेन करने के लिए उसे अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कैसे करेंगे, या तो आप सामान की क्वालिटी से समझौता करो, या फिर आपके पास जो वर्कर्स हैं, जो लेबर हैं, उनको आप कम से कम दो, तो अभी आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो पाएगा, है ना। तो ये रीजन है कि हमारे पास इन दिनों अनियमित श्रम की ओर बढ़ते जा रहे हैं, है ना। सेल्फ एम्प्लॉयड से हटकर हम अनियमित रोजगार की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। फिर भी स्वरोजगार रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है, फिर भी जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो 50% है ना। तो लेकिन आप ये समझो कि अगर 50 साल पहले भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 50% था और आज भी अगर 50% है तो बढ़ा क्या, है ना। तो कमी क्या आई, जहां पहले, ध्यान रखना है, जहां पहले रेगुलर वर्कर्स ज्यादा होते थे वहां अब इरेगुलर वर्कर्स ज्यादा होने लगे। तो रेगुलर वर्कर्स शिफ्ट कहां हो गए, इरेगुलर वर्कर्स के रूप में शिफ्ट हो गए हैं। ये पिछले 70 सालों में ये हुआ है। ये इकोनॉमी के लिए अच्छा सिंबल नहीं माना जाएगा, ठीक है। देखो, विशेषकर इस स्वरोजगार तथा नियमित वेतन से अनियमित इरेगुलर श्रम रोजगार की ओर जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इरेगुलराइजेशन। इंग्लिश में क्या वर्ड है, अब देखते कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कर्स, है ना। जैसे हम कई बार वर्ड सुनते हैं कैजुअल वर्कर्स, तो कैजुअल वर्कर्स को आजकल कैजुअल ना कह के गिग वर्कर्स कह दिया जा रहा है ना। कैजुअल, पहले हम कैजुअल, कम लोग होते थे तो हम कैजुअल कह देते थे, आजकल उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, तो कैजुअल वर्कर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आ रहा है हमारी इकोनॉमी में। अब देखो, इससे क्या होगा, इससे शोषण बढ़ेगा, मजदूरों का शोषण,
ठीक है, तो इससे मजदूरों का शोषण बढ़ रहा है। देखो, इससे मजदूरों की दशा बहुत नाजुक हो जाती है ना, उनकी स्थिति खराब हो जाती है, उनको हमेशा दिक्कत रहती है। कब ना, आज एक वर्कर्स के दिमाग में हमेशा ये तलवार लटकता रहता है कि कब उनकी जॉब चली जाए, है ना। दूसरा, आज वर्कर्स के दिमाग में हमेशा कि इस महीने तो मैंने 10,000 कमाया, अगले महीने कहीं 10,000 भी मिले ना मिले, इस वजह से। तो ये सारी चीजें होती जा रही। देखो, यह भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज्यादा से ज्यादा अब अट्रैक्ट, इसलिए गवर्नमेंट जॉब में आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है ना, जो डिजायर कर रहे हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है। तैयारी करने वाले बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को 10 लाख रुपए देकर किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा देते हैं, है ना, और वो इंजीनियरिंग करने के बाद वो इस लायक नहीं रहता है कि वो इंजीनियरिंग में जॉब कर सके कहीं जाकर। उसे जॉब, जहां पर हो सकता है कि उसे जॉब मिल भी जाए, तो जहां पर जॉब मिलती है उसे, वहां पर उसे 18-18 घंटे काम करना पड़ता है। ये सही, बिल्कुल सही बात मैं बता रहा हूं, है ना, इतना देर काम करना पड़ता है। और वो जो कॉलेज में अभी 4 साल मस्ती मार के आया है ना, कॉलेज में कैंटीन में बैठ के कॉफी पी के आया है, चाय पी के आया है, उसे आप बोलो 18 घंटे काम करने का, तो वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो एक दिन 2 दिन में उसकी, 1-2 महीने में उसकी हवाइयां उड़ने लगती है। फिर वो सेफ जॉब ढूंढता है, फिर वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच करता है, इधर से उधर अपने लिए सेफ प्लेस ढूंढता है, और उनमें से कई सारे बच्चे सरकारी नौकरी की तलाश में चले आते हैं। तो आज सरकारी नौकरी ढूंढने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि वहां पर टेंशन बहुत ज्यादा है, इसलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। जब मैं तैयारी करता था तो 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते थे, आज 25 लाख बच्चे आईएएस का फॉर्म भरते हैं। क्यों भर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से क्या होगा, आप जब भी ऐसा होगा तो जो लेबर है उनका शोषण होगा, और हमेशा वो लेबर शोषण से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। जिनके अंदर एबिलिटी है वो बाहर निकलेंगे, जिनके अंदर एबिलिटी नहीं है वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्षमता नहीं है वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। इन चीजों को हमें समझना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये सब तो हम समझ ही रहे हैं। पिछले खंड में हमने पाया कि श्रम बल में अनियमित कैजुअल वर्कर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। अब देखो, क्या अजीब बात है कि गवर्नमेंट ये चाह रही है, अभी भी 2-3 दिन पहले सरकार ने एक कोड बनाया, एक बिल पास किया जिसे कहते हैं लेबर कोड, है ना। वास्तव में सरकार हमेशा, देखो सरकार बड़ी अजीब होती है, समझ नहीं आता है सरकार, जो जब भी सरकार कोई सरकार की बात करते हैं, गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो लिखा हुआ है पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की जो परिभाषा है उस परिभाषा में ये कहा गया है कि जनता की सरकार और जनता के द्वारा चुनी गई सरकार, ठीक है। वास्तव में ये सिर्फ और सिर्फ एक छलावा होता है। डेमोक्रेसी जनता के द्वारा चुनी गई होती है, तो जनता के द्वारा तो चुनी गई होती है, लेकिन कई बार जनता से ज्यादा पैसा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सरकार उन लोगों की, जब सरकार चुनकर आ जाती है तो उन लोगों के हिसाब से कानून बनाया जाता है जिन्होंने सरकार को खर्च करने के लिए पैसे दिए हैं। और सरकार को खर्च करने के लिए पैसे कौन देते हैं? इंडस्ट्रियल वर्कर्स देते हैं, इंडस्ट्रियल क्लास के लोग देते हैं, इंडस्ट्री के लोग देते हैं। तो सरकार किन के लिए कानून बनाएगी? सरकार कानून जब बनाएगी तो पहले किसको ध्यान में रखा जाएगा? इंडस्ट्री को ध्यान में रखा जाएगा। फिर भी सरकार कई बार यह कोशिश करती है या कई बार यह प्रयास करती है कि वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। इसके लिए सरकार समय समय पर कानून भी बनाती है। तो स्वतंत्रता के बाद विकास की योजनाओं का एक ध्येय जन सामान्य के लिए सम्मानपूर्ण आजीविका का प्रबंधन सुनिश्चित करना भी बताया गया। सरकार का यह कहना था कि हम ऐसा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे जो सबके लिए एक सम्मानपूर्ण हो, है ना। कहां सम्मानपूर्ण हो पा रहा है? अब ऊपर ही हमने उल्टा डाटा दिया है, अब फिर यहां पर सम्मानपूर्ण संबंध कैसे हो पाएगा? आजीविका का प्रबंधन सुनिश्चित करना है। यह कहा गया है कि औद्योगिकरण की रणनीति कृषि के अतिरिक्त श्रमिकों को उद्योगों में आकर्षित कर, ये सब चीजें हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ। सरकार जो प्रयास कर रही है वह हो नहीं पा रहा है। हाँ, अब ये कह रहा है कि देखो बहुत सारी चीजें जब आप पढ़ोगे तो एक तो उन्हें प्रॉपर तरीके से सैलरी नहीं मिल पा रही है ना, एक तो प्रॉब्लम ये है। दूसरा, उन्हें जो और भी सरकारी लाभ हैं वो भी नहीं मिल पा रहा है। जैसे यहाँ पर देखो मैटरनिटी बेनिफिट, कई तरह के ऐसे बेनिफिट जो सरकार देती है, जो सरकार रेगुलर वर्कर्स को ही प्रोवाइड करवा पा रही है। सरकार के हिसाब से तो मिलना सबको चाहिए, लेकिन वास्तव में किसको मिल रहा है? रेगुलर वर्कर्स को मिल रहा है, सबको नहीं मिल पा रहा है। ये सारी जो भी बेनिफिट होती है वो बेनिफिट अगर आप प्राइवेट जॉब कभी करते हो तो आपको पता चलेगा वहां पर कि वहां पर बहुत लफड़ा है भाई, है ना। इसलिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है, पर कंपटीशन एक ही जगह पर ज्यादा नहीं है, यूपीएससी में। बाकी जगह पर कंपटीशन नहीं है, तो बाकी जगह पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, यूपीएससी में कंपटीशन नहीं है। मैं गारंटी से कह रहा हूं,
इसलिए नहीं है कि आप किसी भी अदर एग्जाम को देख लो, उसमें कट ऑफ रेट जो है जिस पर आपकी एंट्री होती है उस एग्जाम के अंदर, उस सिलेक्शन कमिटी के अंदर जो आपकी एंट्री होगी, मतलब आपका जो सिलेक्शन होगा, उसमें कट ऑफ देखो तो हर एक एग्जाम की बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। कल पहले जिसकी कट ऑफ 40 थी वो बढ़ के 50 हो गई, बढ़ के 55 हो गई, बढ़ के 60 हो गई। यूपीएससी के अलावा और पीसीएस के अलावा जितने भी एग्जाम हैं भारत के अंदर जो सरकारी नौकरी प्रोवाइड करते हैं, उनमें कट ऑफ बढ़ती जा रही है। यूपीएससी और पीसीएस एकमात्र ऐसा एग्जाम है जिसमें कट ऑफ कम होती जा रही है। तो इसीलिए मैंने कहा कि यही एक ऐसा एग्जाम है जहां पर कंपटीशन कम होता जा रहा है, बाकी जगहों पर कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। जहां आप पहले 50 करते थे वहां आपको 55 करना पड़ रहा है। वहां पर आप किसी भी एग्जाम को देख लो, आप उठा के देख लो, कोई भी एग्जाम उठा के देख लो कट ऑफ बढ़ती जा रही है ना। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बढ़ती जा रही है। कई सारे एग्जाम में तो ये हालत हो गई है कि पता नहीं 100 सिंपल, अगर आप कांस्टेबल के एग्जाम को भी देख लो तो उसमें भी कट ऑफ बहुत हाई रहती है। लेकिन यूपीएससी में देखो तो आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, आज से पहले जब मैं एग्जाम देता था उस समय की बात करूं तो कट ऑफ जाती थी 55 टू 60 के बीच में। आज कट ऑफ जा रही है 40 टू 45 के बीच में। कितना परसेंट गिर गया? 55% से लेकर 60। मतलब मान लो कि अब 55 है और आज मान लो कि 40, 41, 42, लास्ट ईयर तो कट ऑफ 40 रही है 2 साल पहले, है ना, 42 रही है। फिर इस बार अब कट ऑफ जो भी जाए पता चलेगा हमें कुछ समय के बाद। तो यूपीएससी की ये हालत है। तो इसका मतलब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट इसका मतलब है, एक बहुत इंपॉर्टेंट, लोग यूपीएससी की तैयारी में आ तो रहे हैं लेकिन सिंसियर बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। बहुत सारे बच्चे ऐसा कह देते हैं, मुझे कह देते हैं कि आपके समय में क्वेश्चन आसान आता था, है ना, इसलिए कट ऑफ ऊपर जाती थी। बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, अपने ऊपर से पल्ला झाड़ने के लिए जिनकी आदत होती है दूसरों के ऊपर, तू तेरी गलती, तेरी गलती, तेरी गलती, है ना। तो ये कह देंगे कि आपके समय में भाई यूपीएससी हमेशा अपना एक स्टैंडर्ड रखती है। हम जब तैयारी करते थे तो हमारे अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड था, आज जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड है। पीसीएस की भी बात कर लो, देखो पीसीएस का 5 साल पहले का आप देख के डाटा उठा के देख लो, कट ऑफ ज्यादा जाती थी, आज कट ऑफ कम जा रही है। सिंसियर बच्चों की संख्या कम होती जा रही है ना। कई बार आपने किसी बुक में पढ़ा होगा कि जब आप लोअर लेवल पे रहते हो तो कंपटीशन ज्यादा होता है, जैसे ही आप हायर लेवल पे पहुंच जाते हो कंपटीशन कम होता चला जाता है। जितने आप ऊपर लेवल पर चलते चले जाओ कंपटीशन कम होता चला जाएगा। बच्चे ज्यादा हो रहे हैं आईएएस और पीसीएस में, जहां पहले 10 लाख थे वहां 25 लाख हो रहे हैं। पीसीएस में भी जहां पहले यूपी पीसीएस में 3 से 4 लाख बच्चे देते थे, आज 6 से 7 लाख बच्चे दे रहे हैं एग्जाम। तो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है लेकिन कट ऑफ नीचे होती चली जा रही है। कई सारी चीजें हैं जो आपकी सिंसियरिटी को कम कर रही है। तो जो सिंसियर होगा वो आगे बढ़ जाएगा, वो लेके चला जाएगा। और जो सिंसियर, अपने आसपास खुद को, अपने आप को देख लो और अपने आसपास के बच्चों को देख लो, कौन बच्चा कितना सिंसियर है, कौन बच्चा मोबाइल फोन में डिस्ट्रक्शन में कितना टाइम देता है। हम सबकी लाइफ में कई सारे डिस्ट्रक्शन है, कहने को वो डिस्ट्रक्शन है लेकिन हमें वो सिंसियरिटी से बाहर निकाल देते हैं, है ना। है वो बहुत छोटी चीज लेकिन हमें बाहर मार्केट से ही बाहर निकाल देती। तो हमें उन बच्चों की कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया जाता है, हमारी अपनी आदतें ही, जो हम सिंसियर नहीं रह जाते, तो कट ऑफ कम होती चली जाती है। तो यहां पर इन चीजों को हमें समझना है कि सरकार ये कहती है कि हम अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे लेकिन हम अच्छी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाते, ऐसी कंडीशन बनती जा रही है ना। अब देखो सिंपल से, कोई भी बच्चा जो सिंसियर नहीं है वो अगर इंजीनियरिंग में ही एडमिशन ले लेगा तो क्या ही करेगा, वो डॉक्टर ही बन जाएगा, पेट काटने की जगह पर कान काट देगा, पता ही नहीं चलेगा पेट काटना है कि कान काटना है। तो इसलिए बकलोल डॉक्टर्स की संख्या बढ़ती जा रही है आजकल, है ना। आपको पता है डॉक्टर के पास जाने से डर लगता है कि कहीं पेट काटने में, पेट में ना वो छोड़ दे, हाँ कैंची छोड़ देगा फिर भी चलो ठीक है, कहीं रुमाल ना छोड़ दे अंदर में, है ना, कुछ भी छोड़ देगा। तो सरकार क्या करती है कि सरकार श्रम कानूनों के माध्यम से लेबर को उनके अधिकारों को दिलाने की कोशिश करती है, एक श्रम कानूनों के माध्यम से। दूसरा, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्कर्स जो होते हैं वो लेबर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से भी अपनी स्थिति को ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेबर की स्थिति, लेबर का एक्सप्लॉयटेशन, स्थिति ठीक हो, एक्सप्लॉयटेशन कम हो, इसलिए दोनों का रोल होता है श्रम लॉज और लेबर ऑर्गेनाइजेशन, श्रम संघ, श्रम संगठनों की भूमिका बहुत, हाँ जो ग्रुप खुद से बनाते हैं वो, उनका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये लोग कौन है, इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हम श्रम बल है ना। अब यहां पर दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाता है, एक जहां पर सारी सुविधाएं मिलती है, एक जहां पर कुछ भी सुविधाएं नहीं मिलती है। इनको हम कह देते हैं औपचारिक और अनौपचारिक, क्या है इंग्लिश में, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर्स।
फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो फॉर्मल किसे कहा जाता है, इनफॉर्मल किसे कहा जाता है? तो जहां पर नियमों को सही तरीके से पालन किया जाए वो होता है फॉर्मल सेक्टर। तो लिखा गया है कि सभी सार्वजनिक क्षेत्रक और वैसे प्राइवेट सेक्टर जिनमें 10 या उससे अधिक कर्मचारी व लेबर काम कर रहे हैं, सभी गवर्नमेंट सेक्टर या वैसे प्राइवेट सेक्टर जहां 10 और उससे अधिक लेबर काम कर रहे हैं वो आ जाते हैं फॉर्मल सेक्टर में, बाकी सब आ जाते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में। ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक, कभी भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र में अंतर क्या है, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में अंतर क्या है, तो आप इसे बता सकते हो। इन प्रतिष्ठानों में काम करने वालों को संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों कहा जाता है। ये सब तो हो ही गया, आ जाएगा हमें समझ में। क्लियर है ना इस चीज के बारे में कि कौन सा फॉर्मल सेक्टर होगा कौन सा इनफॉर्मल सेक्टर होगा? सिंपल है, कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। अब ये कह रहा है कि जो भी सरकारी योजनाएं होती हैं उन योजनाओं का लाभ, या सरकार जो श्रम कानून बनाती है, लेबर लॉ जो सरकार बनाती है, उनका लाभ फॉर्मल सेक्टर को ही मिल पाता है, इनफॉर्मल सेक्टर को उनका लाभ नहीं मिल पाता है ना। लेकिन देखो कई सारे फॉर्मल सेक्टर ऐसे हैं जहां पर जो एम्प्लॉय हैं उनको इस तरह से अपॉइंट किया जाता है कि उन्हें भी नहीं माना जाता है, उन्हें भी लाभ नहीं मिल पाता है ना। मान लो कि वो सेक्टर है, जैसे मान लो कि आप कह सकते हो एक कंपनी है अमेजॉन, वो तो फॉर्मल सेक्टर हो जाएगा, है ना। तो वहां के एम्प्लॉय को तो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। लेकिन अगर वही अमेजॉन अपने यहाँ गिग वर्कर्स रख ले, है ना, तो यहां पर अगर वो सेक्टर फॉर्मल सेक्टर है, फिर भी सरकार का कानून वहां इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा, ये गवर्नमेंट और उस कंपनी के बीच क्या डील हुई है इस बात पर निर्भर करेगा। कि सरकार को कई बार कानून, सरकार कहती है कि सरकार लेबर लॉ बनाती है, लेकिन लेबर लॉ कई बार इंटरनेशनल प्रेशर में भी बनाए जाते हैं। अब इंटरनेशनल प्रेशर क्या है कि कोई भी बाहर की कंपनी आएगी तो उसको आपको उसके अकॉर्डिंग बेनिफिट्स देना पड़ेगा। अब जब आप कानून बनाओगे तो वहां पर भारत के अंदर तो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वहां तो इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ना। ये वर्ड समझना बहुत जरूरी है, इक्वलिटी ऑफ लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो आप ये नहीं कानून बना सकते हो कि बाहर से जो कंपनी आ रही है उनको हम ये उनके लिए ये कानून है और देश के अंदर जो कंपनी है उसके लिए ये कानून है। तो सरकार जो कानून बनाएगी वो दोनों को एक साथ ध्यान में रखकर बनाएगी, जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए भी और यहाँ जो है उनके लिए भी एक ही कानून बनेगा। मजबूरी में सरकार कानून तो बनाती है, लेकिन फिर भी जो इंटरनेशनल प्रेशर है उसमें कानून बनाए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी कानून बनते हैं, तो कमियां रह जाती है। तो सरकार एम्प्लॉय जो है उनको कई बार सुविधाएं देने की कोशिश करती है, लेकिन ठीक है। तो फॉर्मल सेक्टर भी है, वहां पर भी जरूरी नहीं है कि वर्कर्स को सारी सुविधाएं, सारे बेनिफिट्स मिले ही मिले। देखो ये डाटा चेंज होगा आपकी नई बुक में, तो नई बुक के अकॉर्डिंग आप देख लेना एक बार। हमारे पास लगभग 40 करोड़ श्रमिक है, हमने उसमें देखा था 54 करोड़ श्रमिक है किसी के पास नया बुक 17-18 का कितना है ये डाटा देखो तो 473, ये ना, हाँ। तो इसमें क्या कितना, इसका डाटा कितना है 473 है, मतलब 47 करोड़ श्रमिक है। और ये 30 करोड़ श्रमिक नहीं, 47 करोड़ में से 30 करोड़ श्रमिक आ गए फॉर्मल सेक्टर में। दिखाओ, ला बुक दो, ला। कहाँ है? $30 मिलियन है ना, 3 करोड़ हुए ना। तो आप देखो कि इनकी हालत कितनी खराब हो रही है। जहां 40 करोड़ में से 2.8 करोड़ थे, वहीं पर 47 करोड़ में से 3 करोड़ हो गए हैं। मतलब कि 7 करोड़ जहां वर्कर्स बढ़े हैं, वहीं सिर्फ में 0.2, सिर्फ 2 लाख है ना, सिर्फ 2 लाख बढ़े हैं यहां पर। मतलब क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर्स में काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है ना। ये एक इकोनॉमी के लिए, किसी इकोनॉमी के लिए एक अच्छा सिंबल नहीं माना जाता है कि अगर उस देश की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा अगर इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है तो ये अच्छा सिंबल नहीं होता है। एक तो ये देख लो, दूसरा एक तो इतने लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा ये देखो कि जो लोग फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको भी प्रॉपर तरीके से सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, तो इनकी संख्या तो बहुत ही बढ़ जाएगी जिनको ये सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। मतलब 40 करोड़ में या 47 करोड़ में
सिर्फ 3 करोड़ लोग फॉर्मल सेक्टर में हैं, 44 करोड़ लोग जो हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, 44 करोड़ जिनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। और जो फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं उनमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही। तो ये 3 करोड़ में से आप मान लो कि 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही है ना। सुविधाएं कुछ ही जगह पर ऐसी है जहां पर मिल पा रही है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए है ना। 93% श्रमिक अनौपचारिक सेक्टर में काम कर रही है, ये सब हमने पढ़ ही लिया है। अब एक चीज यहां पर ये है, इनफॉर्मल सेक्टर या अनौपचारिक क्षेत्र में, औपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों में महिलाओं की संख्या, ये सब देख लेना, ये सब डाटा आप समय के हिसाब से चेंज हो जाता है। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर एक डाटा और भी दिया गया है। ये डाटा कह रहा है कि 1970 के दशक में भारत में यह एहसास हो गया लोगों को कि हम फॉर्मल सेक्टर में रोजगार नहीं बढ़ा पा रहे हैं। ठीक है, अनेक विकासशील देशों ने पाया कि औपचारिक क्षेत्र में रोजगार वृद्धि नहीं हो पा रहा है, फॉर्मल सेक्टर में नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मतलब फॉर्मल सेक्टर में कैसे होगा, हम अच्छी कंपनीज खोलेंगे तो हमने तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने ही नहीं दिया है ना। या तो सरकार अच्छी कंपनी बनाएगी, तो सरकार अच्छी कंपनी बनाएगी कैसे, उनके पास पैसे ही नहीं। तो सरकार ने ये फील तो किया कि हम फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसको सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया गया है ना। इसलिए उन्होंने, अब इसने सोचा कि हम फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट तो नहीं दे पा रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर को ही हम डेवलप करते चले जाते हैं, है ना। तो यहां पर लिखा हुआ है, इसलिए उन्होंने अनौपचारिक क्षेत्र पर ध्यान देना प्रारंभ किया, है ना, कि इसी को बढ़ा दो। किंतु अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों और उनके श्रमिकों की आय नियमित नहीं होती, अपने सरकार से भी किसी प्रकार का संरक्षण और नियमन नहीं मिल पाता, ये सब चीजें आपको पता ही है। तो सरकार ने क्या देखा, सरकार ने देखा कि हमारे पास फॉर्मल सेक्टर को तो हम बढ़ा ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन लोगों को हमें रोजगार तो देना है, तो एक काम करो, इनफॉर्मल सेक्टर को सपोर्ट करो, एक को भी रोजगार मिलेगा, कुछ लोग अपना भी काम कर रहे हैं उनको भी तो मिलेगा, है ना। तो इस तरह से सरकार ने क्या किया, इनफॉर्मल सेक्टर को प्रमोट किया। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर को प्रमोट करने से जो लेबर है उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, उनका शोषण हुआ। ठीक है, अब शोषण कैसे हो रहा है, देखो क्या कोइंसिडेंस है कि दिल्ली जैसे शहर की लगभग 90% पॉपुलेशन स्लम में रहती है, स्लम में रहती है। दिल्ली में जो फॉर्मल आप कह सकते हो, जो ऐसा एरिया जो पूरी तरह से व्यवस्थित है जहां पर लोग रहते हैं, वो कुल दिल्ली के क्षेत्रफल का 10% मात्र। मुंबई की कितनी बड़ी पॉपुलेशन धारावी में रहती है, आप देख लो, है ना। तो क्या देखो, क्या इत्तेफाक है, हम कहते हैं कि हमें जानकर ये बहुत बुरा लगता है कि हमारी इतनी परसेंट पॉपुलेशन इन बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली में 90% पॉपुलेशन स्लम में रहती है। स्लम का मतलब क्या हो जाता है, स्लम का मतलब हो जाता है कि जहां घर प्रॉपर तरीके से नहीं बने हुए हों। घर प्रॉपर तरीके से बनने का मतलब क्या है, घर में खिड़कियां होनी चाहिए, घर के अंदर हवा आनी चाहिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आना और जाना प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, सैनिटेशन की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ये सारी व्यवस्था नहीं है तो वो स्लम है। तो अगर आप दिल्ली में देखो तो 90% ऐसा ही एरिया है जो स्लम है। मुंबई की वही कहानी है, बड़े बड़े शहरों की, हमारे में अपने मेरठ में हालत देख लो, कितने परसेंट मेरठ का एरिया ऐसा होगा क्या, जहां पर आप रहते हो जरा उसी जगह को देख लो, क्या आपके घर में खिड़कियां खुलने की जगह है, क्या प्रॉपर तरह से हवा आ जा सकती है उसके अंदर से, है ना। क्या सड़कों की चौड़ाई है, तो क्या सड़कों के किनारे जो नालियां हैं वो नालियां ढकी हुई है ना। तो अगर नहीं है आपके एरिया में तो समझ लो कि आप भी स्लम में रहते हो। ठीक है, तो भारत की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन स्लम में रहती है, और स्लम का मतलब क्या हो जाता है, बीमारी, है ना। तो इस क्षेत्र के श्रमिक प्रायः गंदी बस्तियों में, हो सकता है आपका घर थोड़ा ठीक ठाक बना हुआ हो, लेकिन अगर वो स्लम एरिया में है तो भी वो झुग्गी ही है। अगर वो स्लम में आपका घर बना हुआ हो, भले ही आपने अंदर से मोज़ैक लगा रखा हो, लेकिन वो झुग्गी ही कहलाएगा, है ना, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जाने आने की व्यवस्था तो है ही नहीं, है ना। तो आप सांस भी, पता चला कि सांस में भी अपनी ही छोड़ी हुई सांस को फिर से ले लेते हो। आजा भाई, तू जा कहाँ रहा है, आ जाने, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि तू जो निकल के हमारे अंदर से जा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, आजा, पकड़ के घुसा लिया नाक के अंदर, चला जा अंदर, है ना। तो ये तो मजबूरी में कर रहे हैं। दूसरी चीज ये होती है, आजकल बहुत सारे लोगों को मास्क लगाने का शौक होता है, बहुत सारे लोग मास्क लगा के रखते हैं, तो घर में तो कम से कम ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और चारों तरफ से लौट के घुस जाती है। मास्क के अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि जो ऑक्सीजन निकलती है, निकलने भी नहीं देते हैं, फिर से हम नाक के अंदर ठूस देते हैं उसको, है ना। इसलिए मास्क लगाना अच्छा नहीं होता है, जो लगाते हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं। तो गंदी बस्तियों और झुग्गियों में रहते हैं। कुछ समय से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रयासों के फलस्वरूप भारत सरकार ने अनौपचारिक क्षेत्र के
तो ये कंडीशन है हमारे देश की, और दुनिया में बहुत सारे देशों की ऐसी कंडीशन है। मैक्सिमम लोग इस दुनिया के अंदर ऐसी ही गंदी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर है। इंसान जॉब की तलाश में गांव से शहर की तरफ आता है। गांव फिर भी काफी हद तक ठीक होते हैं, जहां पर ऑक्सीजन वगैरह की सुविधा सही तरीके से होती है। अगर आप दिल्ली जैसी जगह पर ऑक्सीजन ले भी लो तो उस ऑक्सीजन में O2 की जगह पर क्या आएगा पता ही नहीं चल रहा है ना। पॉल्यूशन का लेवल इतना ज्यादा है, तो पूरा का पूरा दिल्ली ही हमारा क्या हो चुका है, स्लम हो चुका है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में रह रहे, उसके लिए हमारी पॉलिसी ही रिस्पॉन्सिबल है। हमारी पॉलिसी ऐसी बनाई गई है कि हम मजबूरी बस इस तरह की चीजें करने के लिए मजबूर हैं, जिसमें हमारा और हमारी सरकार दोनों का रोल बराबर है। हम भी कोई कमजोर है नहीं, है ना। अगर हमारे अंदर भी थोड़ी सी ऐसी चीजें होती तो हमारे अंदर ऐसी चीजें हैं और ना सरकार हमें ऐसी चीजें दे रही है। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें हैं इस चैप्टर के अंदर जो हमने पढ़ा, उसमें से मैक्सिमम हमारे देश के बारे में, हमारे लोगों के बारे में नेगेटिव फीलिंग का एहसास कराता है ना, कि हम किस तरह से हमारा विकास हो रहा है जो होना नहीं चाहिए, जो इस तरह से विकास हमारा नहीं होना चाहिए। विकास हमारा किसी दूसरे फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, अब इतनी नेगेटिव बातें हमने कर ही ली है, कुछ पॉजिटिव था इसके अंदर क्या? इस चैप्टर के अंदर कुछ भी पॉजिटिव नहीं था, है ना। चैप्टर ही ऐसा लिखा गया है कि इकोनॉमी में हमें रियल में इन चीजों को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम देखते हैं, जब हम याद करते हैं हमारे देश की जीडीपी कितनी है भाई, हमारे देश की जीडीपी 8% के हिसाब से बढ़ रही है। 8% हमारे देश की जीडीपी बढ़ रही है। अब 8% की जीडीपी बनाने में कितने लोगों ने पसीना की जगह खून बहाया है, और कितने लोगों को पसीना बहाने का मौका भी नहीं मिल पा रहा है। इसका रिफ्लेक्शन इस चैप्टर में हमें देखने को मिला है। जितने लोगों ने पसीना की जगह खून बहाया है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो 8 घंटे की जगह 12 घंटे वर्क करते हैं, जिनको सही तरीके से सैलरी और सारी चीजें नहीं मिल पाती है, तो उन्होंने खून की जगह पसीना बहाया। दूसरा, कई सारे अभी भी मार्केट में लाइन में ऐसे लोग लगे हुए हैं जो चाह रहे हैं कि मैं पसीना या खून बहाऊं, पर उनको वो बहाने का मौका नहीं मिल पा रहा। यही तो प्रॉब्लम है भारत में, कि हम लोगों को टॉर्चर तो कर रहे हैं, और हम इसलिए टॉर्चर कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि अगर ये टॉर्चर को ना सह पाए, अगर हट जाए, तो पीछे कुछ लोग बैठे हुए हैं टॉर्चर होने के लिए, है ना। ये तो सबसे बड़ा फंडा है ना, कि अगर पीछे वाला इंसान कह दे कि मैं टॉर्चर नहीं होऊंगा, तो आगे वाला टॉर्चर नहीं होगा, या आगे वाला कह दे कि मैं टॉर्चर नहीं होऊंगा, तो पीछे वाला नहीं होगा, है ना। तो भारत की स्थिति क्या है? दोनों मिलके, सरकार और ऑर्गेनाइजेशन दोनों मिलके जो अपने लेबर हैं, जो वर्कर्स हैं, उनका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। ऑल्दो फिर भी सरकार ने अभी अभी एक लेबर कोड बिल बनाया है, जिसे हम नेक्स्ट डे उसे डिस्कस करेंगे कि सरकार ने किस तरह के सुधार उसके अंदर किए। ठीक है, नेक्स्ट डे बीच में कभी भी हम उस चीज को डिस्कस कर लेंगे। पहले वीडियो बना दूंगा, फिर उसके बाद में उससे डिस्कस आपके साथ कर लूंगा। अब इतना नेगेटिव बात हमने किया, अब थोड़ा और नेगेटिव कर लेते हैं। इतनी चीजें कर ही ली हमने, तो एक, है ना, तो बेरोजगारी। अब आ जाता है हमारा चैप्टर बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है भाई, कुछ चीजें यहाँ पर हैं, लिखना पड़ेगा आप लोगों को। ये टॉपिक थोड़ा सा, है ना, हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट कितने तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है ना, इसे हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि अनएम्प्लॉयमेंट है क्या। तो जब कोई भी व्यक्ति जो काम करने लायक है, और अगर वो काम मांग रहा है और उसे काम नहीं मिल पा रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन कहेंगे। ठीक है, अब हमें ये सबसे पहले जानना है हमारे लिए कि अनएम्प्लॉयमेंट कितने तरह का होता है। इसमें आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हम थोड़ा सा इसे लिख लेते हैं। तो क्या है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। ठीक है, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, हम समझ सकते हैं, अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि जब आप काम करना चाहो और आपको काम ना मिल पाए, तो हम इसे कह देते हैं बेरोजगारी। ये तो सबको पता है, इसमें कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम ये होती है कि अनएम्प्लॉयमेंट कितने तरह का होता है, हमें ये जानना जरूरी है। अलग अलग तरह का अनएम्प्लॉयमेंट है। जैसे एक अनएम्प्लॉयमेंट है जिसे हम लिखते हैं, वो है हमारा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, या हम कहते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। फ्रिक्शनल, फ्रिक्शन, FRICTIONAL, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, घर्षणात्मक,
घर्षणात्मक। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों को, आप उसे समझ जाओगे। जैसे क्या है कि आपने एक जॉब छोड़ा और दूसरी जॉब आप सर्च कर रहे हो, ठीक है, आपने एक जॉब छोड़ दी है, आप दूसरी जॉब सर्च कर रहे हो, इसके बीच का जो पीरियड होता है उसे हम कहते हैं, उसमें जो आपकी बेरोजगारी होती है उसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट या घर्षणात्मक बेरोजगारी। ठीक है, एक जॉब छोड़कर जो दूसरा जॉब ढूंढते हो आप, उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम कहते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। आप इसे लिख सकते हो, इसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन आपको समझ में आ गया, बहुत ही इजी है। जब आप एक नौकरी छोड़ते हैं तो दूसरी नौकरी आप ढूंढ रहे होते हैं, तो इसे हम मान लेते हैं कि ये एक तरह की बेरोजगारी का पीरियड होता है और कहते हैं कि ये अस्थायी होता है ना। इस चीज को हमें समझना है कि ये अस्थायी होता है क्योंकि आपको दूसरी नौकरी मिल जाती है, और ये अच्छा भी होता है क्योंकि इंसान क्या करता है, एक जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब में अगर वो स्विच कर रहा है तो ऐसा माना जाता है कि उसकी प्रगति हो रही है ना। इंसान हमेशा एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब में स्विच करता है क्योंकि वो हायर सैलरी, हायर ग्रेच्युटी पाने की अपेक्षा या उम्मीद रखता है। ये बेरोजगारी कहा जाता है कि किसी भी इकोनॉमी में पाई जाती है, लेकिन खासकर ऐसी बेरोजगारी डेवलप इकोनॉमी में ज्यादा पाई जाती है। विकसित अर्थव्यवस्था में ऐसी बेरोजगारी ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, फ्रिक्शनल या घर्षणात्मक बेरोजगारी। दूसरा, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, इसे हम कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक संरचनात्मक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जब टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो, जैसे मान लो बहुत सारे लोग ऐसे समझो आप कि नोटबुक पे लिख लिख के काम कर रहे होते हैं, और अगर मान लो कि उसी कंपनी में क्या हो गया, टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया या कंप्यूटर आ गया, और वो अपने आप को अपग्रेड ना कर पाए तो उन्हें रिमूव कर दिया जाए, तो उनके बीच में जो बेरोजगारी पाई जाएगी उन्हें कहेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजी में परिवर्तन की वजह से जो बेरोजगारी पाई जाती है उसे हम संरचनात्मक, संरचना में परिवर्तन की वजह से, है ना, उसे हम संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्लियर हो गया आपका, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। नेक्स्ट वन होता है साइक्लिकल, LICAL, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इसे हम कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी कब होती है, जब डिमांड एंड सप्लाई में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मांग और पूर्ति में अगर कोई, इसे मैं लिखाऊंगा नहीं, इसे अपने आप लिख लो समझ के आप, जब मांग और पूर्ति में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, व्हेन एनी प्रॉब्लम क्रिएटेड इन डिमांड एंड सप्लाई ऑर्डर, जब मांग और पूर्ति व्यवस्था में कोई व्यवधान उत्पन्न होता है। जैसे, लिख लिया, जैसे क्या है कि आप समझो, मैंने कई बार इसको आपको बताया है, होता क्या है कि मैंने कई बार आपको बताया है, किसी भी रीजन से मांग कम हो जाए, ठीक है, किसी रीजन से मांग कम हो जाए तो कंपनी क्या करेगी, मांग कम होगी तो कंपनी का सामान बिकेगा नहीं, जब कंपनी का सामान बिकेगा नहीं तो उसको प्रॉफिट नहीं होगा, जब उसको प्रॉफिट नहीं होगा तो वो क्या करेगी, एम्प्लॉय को निकाल देगी, जब एम्प्लॉय को निकाल देगी तो वो एम्प्लॉय जो पहले कुछ काम करते थे अब वो कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, तो उन एम्प्लॉय, पहले से ही मार्केट में डिमांड कम है, अब जो नए लोग अनएम्प्लॉयड लोग आ गए हैं उन्होंने डिमांड को और भी ज्यादा कम कर दिया, तो इससे क्या हुआ, मांग और भी ज्यादा कम हो गया, तो मांग कम होने से उत्पादन और भी ज्यादा कम हो जाएगा। तो ये जो साइकिल अगर उत्पन्न हुआ तो ये लंबे समय तक चलता है और इसी को कहते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। एक साइकिल में चलता रहता है जो मांग और पूर्ति के नियम से प्रभावित होता है। समझ रहे हो इस चीज को, मांग कम हुई किसी भी रीजन से, मांग कम हुई, मांग कम क्यों होती है, मान लो मार्केट में पैसे कम हो गए तो इंसान सामान खरीदना कम कर देगा, है ना, कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा, कंपनी का प्रॉफिट कम होगा तो वो सैलरी कहां से देगी, तो वो अपने वर्कर्स को बाहर निकाल देगी, जब वो वर्कर्स काम में नहीं है तो वो और भी डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड कम होगी तो और भी उत्पादन कम हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, जो धीरे धीरे जो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है वो चलती रहती है, साइकिल में चलती रहती है, मांग और पूर्ति के साइकिल में, मांग और पूर्ति के चक्र में चलती रहती है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट।
मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल, SEAS, सीजनल सॉरी, इसे हम कहते हैं हिंदी में मौसमी बेरोजगारी। आप इसे समझ सकते हो, बहुत ही आसान है। जैसे ऐसी बेरोजगारी क्या होती है, सामान्यतः गांव में, रूरल एरिया में देखी जाती है। जब किसान क्या करते हैं, फसल लगा लेते हैं और उसके बाद उनके पास कोई काम नहीं। जब उनकी फसल की कटाई हो जाती है तो उनके पास कोई काम नहीं, है ना। तो खासकर ऐसे ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें किसी पर्टिकुलर मौसम में उनके पास काम हो और किसी पर्टिकुलर मौसम में उनके पास, किसी पर्टिकुलर सीजन में उनके पास काम ना हो, तो उसे हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कुछ लोगों को शहर में क्या होता है, तरबूज का मौसम आया, कुछ लोग तरबूज बेचने के लिए चले जाते हैं, बाकी सीजन में उनके पास कोई काम नहीं रहता है तो वो बैठे रहते हैं। कुछ लोग मूंगफली बेचने का काम करते हैं, है ना, तो गर्मी के इस समय के सीजन में मूंगफली बेचते हैं और बाकी समय वो इतना पैसा कमा लेते हैं मूंगफली पे लूट के, है ना, कि बाकी समय उनके पास लूटने की जरूरत ही नहीं होती है। तो बाकी टाइम क्या होते हैं, अगर वो काम देखो, बाकी टाइम अगर वो काम करना ही नहीं चाहते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, फिर ध्यान रखना है। अगर वो काम करना चाह रहे हैं और फिर अगर उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है तो दैट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। प्रच्छन्न थोड़ा सा अलग होता है ना, वो थोड़ा सा अलग होगा, उसे हम अभी देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो मौसमी बेरोजगारी क्लियर है, लिख लोगे। जब किसी पर्टिकुलर सीजन में आपके पास एम्प्लॉयमेंट हो और किसी दूसरे सीजन में आपके पास आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं हो, तो इस तरह की बेरोजगारी को हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। एग्जाम्पल आपके पास है, नेक्स्ट होता है हमारा डिसगाइस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइस्ड नाम ही सुन के अजीब सा लगता है। डिस जी कैसे लिखते हैं, GUISED, डिसगाइस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसे हम कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न, डिसगाइस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है डिसगाइस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जब लोग काम में तो लगे हुए हैं लेकिन आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं, है ना। जैसे एग्जांपल में कि एग्रीकल्चर, 5 लोग मिलकर एक खेत में एग्रीकल्चर कर रहे हैं, अगर उनमें से आप 2 को निकाल दो फिर भी प्रोडक्शन उतना ही हो तो वो 2 लोग तो बेकार लगे हुए हैं ना भाई। तो वो 2 लोग बेकार लगे हुए हैं, वो उनकी बेरोजगारी क्या कहलाएगी, देखने से ऊपर में तो काम में लगे हुए लगते हैं लेकिन अंदर से वो आउटपुट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बेरोजगार ही हुए। तो इसे हम कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। लिख लो, इसे मैं लिखवा देता हूं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिसगाइस्ड। सबके अंतर को समझना है आपको, बस कभी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि एम्प्लॉयमेंट को एक्सप्लेन करना है, उसके आधार पर आंसर करना है आपको। तो ये हो गया हमारा डिसगाइस्ड। एक अनएम्प्लॉयमेंट हमारा होता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, इसे हम कहते हैं तकनीकी, तकनीकी, हाँ, उनको शौक है ना गरीबी को हमें बार बार बताते रहे। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, तकनीकी बेरोजगारी। देखो एक चीज ध्यान रखो कि मैंने इसी तरह का एक अनएम्प्लॉयमेंट आपके साथ डिस्कस किया था, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, संरचनात्मक बेरोजगारी। जब किसी कंपनी में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, तो एक वर्ड है क्या यहाँ पर स्ट्रक्चरल, और इसमें अंतर क्या है, स्ट्रक्चरल में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है, तकनीकी प्रगति होती है और कुछ लोग उस तकनीकी को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, वो हो जाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसमें क्या है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जब टेक्नोलॉजी आपको रिमूव कर दे, ठीक है, जब टेक्नोलॉजी ही आपको रिमूव कर दे उसे हम कहेंगे टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे AI, है ना। देखो स्ट्रक्चरल में क्या है, कंप्यूटर आ गया है तो लोग कंप्यूटर चलाना सीख सकते हैं, है ना, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे होते हैं, खासकर ओल्ड एज लोग होते हैं, इतने दिनों मैंने सीखा नहीं, अब क्या ही सीखूं, उनको हटा दिया जाता है, वो हट जाते हैं, तो वो होता है हमारा स्ट्रक्चरल। लेकिन कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनको मतलब जो इंसानों का काम मशीन के द्वारा किया जाने लगा, अगर इंसानों का काम मशीन के द्वारा किया जाने लगे तो उसे हम कहते हैं टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे गड्ढा खोदने का काम लेबर करते हैं, लेकिन उसकी जगह पर आप गड्ढा खोदने वाली मशीन लगा दो, कौन सा, JCB। तो क्या हुआ, यहां पर टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। तो यहां पर क्या होगा, इसे हम लिख लेते हैं
अब एक बहुत ही खतरनाक तरह की बीमारी पाई जाती है बेरोजगारी वाली, जिसे हम कहते हैं, ये कई बार समझना बहुत आसान है इसे, अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट, तो ये भी एक टाइप है। हाँ ये भी एक टाइप है। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब अल्प रोजगार। अल्प रोजगार। ठीक है, तो आपको स्किल के अकॉर्डिंग काम ना मिला हो, या आपको काम के घंटे कम है, आप 12 घंटे करना चाहते हो और आपको 5 घंटे मिल रहे हैं, तो आपको काम के घंटे आपकी मन मर्जी के नहीं मिल रहे हैं। आप सोचते हो कि हो सकता है 12 घंटे काम करके मुझे ज्यादा सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ खास तरह के अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्लियर है? एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? घर्षणल, ये विकसित देशों में पाई जाती है, बाकी सब विकासशील देशों में पाई जाती है। ये भी विकसित देशों में भी पाई जा सकती है, बाकी सभी हमारी विकासशील देशों की मेन विशेषता होती है। ठीक है, लेकिन ऐसा प्रॉपर्ली डिवाइड नहीं किया जा सकता है, कोई भी कहीं पर भी पाई जा सकती है। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? तो ये चैप्टर हमारा फाइनली फिनिश हो गया, जिसमें हमने सारी नेगेटिव बातें ही करी। ओके, कोई दिक्कत नहीं। टाइम भी हमने ज्यादा ले लिया है,